नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रघुराज सिंह आपका स्वागत करता हूं रैंकीफाई एकेडमी में। यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो रैंकीफाई एकेडमी आपके लिए लेकर के आया हो बहुत बड़ी खुशखबरी, जहां पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाई जाएगी। आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए और जो भी आपके जानने वाले हो उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी क्या लाभ ले सकें इस वीडियो का। तो इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले कि एक्चुअली बच्चों का पहला कंसर्न होता है एक्चुअली उन्हें पढ़ना क्या है, कि एनडीए क्या क्या पूछता है, उसका सिलेबस क्या है, यही जानकारी बच्चों को नहीं होती। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जानकारी तो होती है लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कि किस चीज को हमें छोड़ना है एनडीए में, किस चीज को क्या हमें पढ़ना है अच्छे से। थर्ड पॉइंट, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्या मॉक टेस्ट देने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आपका इंग्लिश फैकल्टी रघुराज सिंह, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनडीए की इंग्लिश में आप देखेंगे तो सबसे पहले वेटेज समझ लेते हैं कि एनडीए आपसे क्या पूछता है। एनडीए में एक्चुअली दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर हमारा क्या होता है, मैथ का होता है। उससे आपको इस वीडियो में कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो रैंकीफाई एकेडमी को विजिट कर सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर नीचे स्क्रीन पर है, तो वहां पे हमारी मैथ्स की पूरी टीम है, वो आपको उसके बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करा देगी। दूसरा पेपर होता है गेट का, जिसमें आपका क्या आता है, इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि क्या होता है, टोटल 600 मार्क्स का होता है। और उसमें से जो आपका इंग्लिश होता है वो कितना होता है, 200 मार्क्स का क्या आता है, आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी टू अचीव होता है। कोई भी बच्चा, उसका बैकग्राउंड चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले समझ लेते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस आपको एनडीए में देखने को मिलेंगे। और कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। इट मींस 200 मार्क्स जो है हमें मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि एनडीए क्या है, 1/3 का क्या लेता है आपसे, नेगेटिव मार्किंग भी लेता है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन आप लगाते जाओ। ये दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो हमें आता है। जो नहीं आता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। क्लियर? तो ये तो क्या था, हमारा बेसिक था कि हमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 200 मार्क्स हमको मिलेंगे इंग्लिश पोर्शन से। और मैं आपसे फुली कॉन्फिडेंस जो है प्रॉमिस कर रहा हूं, यदि आप कंटिन्यू रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, जब तक ये सीरीज चलेगी, तो आप 180 मार्क्स मिनिमम सिक्योर कर पाएंगे बिना किसी अदर सोर्स के। सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक भी चीज आपको बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते कि क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहला बच्चों का क्या होता है कंसर्न कि सिलेबस क्या है, तो हम पहले कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम भाई टारगेट कैसे अचीव करें। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या टारगेट बनाएंगे ना, कि भाई हमको ये चीज करना, ये चीजें सॉल्व करनी। उसके बाद हमको क्या है, थर्ड मॉक टेस्ट देना है। और उसके बाद मिनिमम जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो क्या है, मिनिमम 170 मार्क्स जो है इजीली जो है सिक्योर कर लेगा। मैंने क्या कहा है, 170 नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि 180 तक बच्चा चला जाएगा जो इस सीरीज के साथ जुड़ा रहेगा। क्लियर? तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस यदि मैं बताऊं आपको तो बहुत इजी सिलेबस होता है। और दूसरी बात देखी जाए तो हमेशा सिलेबस हम किससे पता करते हैं कि भाई पीवाईक्यूज। हम क्या देखते हैं कि एनडीए के जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसी से क्या हम निर्धारित करते हैं कि क्या एनडीए पूछ सकता है, क्या यूपीएससी पूछता है सिलेबस में।
तो बेसिकली हमको कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? पहला पार्ट हमारा क्या है, जो कि पूरा का पूरा क्या है, बेस्ड ऑन ग्रामर। एक हमारा क्या चलता है, ग्रामर पे पोर्शन होगा। दूसरा पोर्शन क्या होगा, पूरा वोकेबलरी होगा। थर्ड पोर्शन क्या होता है हमारा, एक कॉम्प्रेशन। इट मींस इंग्लिश में हमें 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला हमारा ग्रामर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा वोकैब, और जब ये दोनों अच्छे हो जाएंगे, इसमें भाई कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, ये अपने आप बन जाता है। तो इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें क्या क्या आता है, देखा गया है प्रीवियस ईयर कि आपको स्पॉटिंग एरर से आपको 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वॉइस एंड नरेशन से 2 to 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे आपको 5 to 10। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है यूपीएससी की, एनडीए की पेपर की, कि ऐसा नहीं होता है कि स्पॉटिंग एरर आए तो कोई एक एरर आ जाए ओनली, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आए। आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि कोई भी पोर्शन पूछा गया है तो आप समझ लिए कम से कम 5 मार्क्स, इट मीन 5 क्वेश्चंस, इट मीन्स 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्री के मार्क्स होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है एक सेंटेंस में। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, किस पे हो सकता है भाई, वर्ब्स बेस्ड हो सकता है, यानी कि कंप्लीटली क्या होता है, ग्रामर होता है। कुछ एक ऐसा होता है जिसमें वोकैब भी आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस कंप्लीशन का एक पार्ट आता है, इससे भी आपको कितने 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिनिमम क्या है ना, ये बदलता रहता है, कभी इससे 5 पूछ लेगा एरर से, तो कभी क्या है सेंटेंस कंप्लीशन 10 हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है, बदलती रहती, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। एक क्या आ जाता है, चूज द राइट ऑप्शन, ये ऑलवेज क्या चलता है, 5 to 10 चलता है, या तो फिर 5 या 10। 5 से कम क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एनडीए, यानी कि बड़ी अच्छी बात है ये। प्रपोजिशन भी आ जाता है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हो गया। एक बार देखा गया है कितने डायरेक्ट क्या है 10 क्वेश्चंस आपके प्रपोजिशन से आ गए। तो ये सारा क्या है ग्रामर का पोर्शन है। इसके लिए क्या करना है, कंप्लीट ग्रामर में आपको सीरीज चलाने वाला हूं। ये सीरीज चलेगी आपका जब एग्जाम आने वाला है, जब सितंबर में जिनका एग्जाम है, तब तक मैं ग्रामर पोर्शन जो है कंप्लीट करा दूंगा, कुछ भी ग्रामर से नहीं छूटेगा। इट मीन्स वो ग्रामर का वेटेज आप समझ के चलिए, तो ऐसे समझिए कि लगभग 45% जो है आपका ग्रामर का वेटेज होता है। आप समझिए यदि 45% आपने ग्रामर ही है और हार्डली कितने 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स में आप इसमें से तो भाई कुछ भी नहीं रहेगा, सारी चीजें, आपका कोई भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। वोकैब सेक्शन जो है आपका, इसमें आप देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहला, क्योंकि बेसिकली सबको पता होता है कि वोकैब में क्या बना है भाई, सिनोनिम्स आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, समान शब्द, सेम मीनिंग हो गया। क्या आ जाता है, अपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स पूछ लिया जाता है। थर्ड क्या होता है, इडियम एंड फ्रेजेस एंड होमोनिम्स ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है ना, बहुत कम देखा गया है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन क्योंकि फिक्स्ड पैटर्न ना होने के कारण हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। अब इस पार्ट की यदि मैं बात करता हूं वोकेबलरी की, तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसके लिए तो मेहनत भी नहीं करनी। कि भाई क्यों नहीं मेहनत करनी है सर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे सरल तो भाई वोकेबलरी कहीं आती ही नहीं है किसी भी एग्जाम में। क्यों? एक मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया गया है, उसमें एक वर्ड दे दिया गया है ए। मान लीजिए यदि आपको इस ए वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, बोले बहुत अच्छी बात है सर नहीं आता है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें। उस आधार पे एक रफली क्या होता है, आपको इस ए वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाता है। मीनिंग समझ में आ गया, बोले बहुत अच्छी बात है सर, ये तो तरीका आपने सही बताया। फिर क्या करना है, आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। सिंपल आपको क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट कर देने, जो इससे मैच नहीं कर रहे, जो सेम मीनिंग नहीं दे रहे, जो एलिमिनेट करने के बाद आपको ऑप्शन क्या चूज कर देना है डी। इट मीन्स यदि बात की जाए सिनोनिम और एंटोनिम, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सिर्फ क्या है, सिंपली जब ये ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो जाता है, आप जो सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग समझने लगते हैं, फिर आप हीरो बन जाते हैं।
स्वयं में हीरो बन जाएंगे। इनको क्या कहेंगे, अरे इससे सरल तो सर क्या था, कुछ भी नहीं था, ये तो तुरंत बन गया। एक पार्ट क्या रह जाता है हमारा, इडियम एंड फ्रेजेस का। देखा गया है वही पोर्शन वही चलेगा 10 to 5, या तो फिर 10 या 5 क्वेश्चन, इससे कम एनडीए नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपको बहुत ज्यादा घुमाता नहीं, फिक्स पैटर्न रखता है कि यदि कोई भी पार्ट पूछा गया है तो मिनिमम 5 और 10 क्वेश्चंस वो पूछता ही पूछता है। एक पोर्शन हमारा क्या हो गया, होमोनिम्स। होमोनिम्स आप समझते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि भाई सेम क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, लाइक एक्सेंट। एक्सेंट एक का मतलब क्या होता है, उसमें ऑप्शंस दिए गए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, चूज। वही चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिले हैं, 5 क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बहुत ज्यादा इस पे मेहनत नहीं करनी। अब बात वही आती है कि ग्रामर तो आप सर पूरा कराने वाले हैं, सारी चीजें हो जाएंगी, यहां से हम 45% जो है कवर कर लेंगे, कि 45% तो आपने सर कवर करा दिया। लेकिन इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूं। टास्क बड़ा सिंपल सा है, क्या करना है आप लोगों, कुछ भी नहीं करना है कि भाई आपके पास पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यूज उठा लीजिए, जितने भी एंटो सिनो ईडियम फ्रेजेस आए हुए सबसे पहले इनको कर लीजिए। और दूसरा, आप खुद भी ना कीजिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आपका एग्जाम आने वाला है उससे पहले पहले मैं ये पीवाईक्यूज भी आपको करा दूंगा। बस इस समस्या से भी आपको मैंने छुटकारा दिला दिया, ये भी मैं स्वयं ही करा के आपको दे दूंगा। बस आपको क्या है भाई, जुड़े रहना है, जुड़े रहो और पढ़ते रहो, यही 2 चीजें आपको करनी है। और आपका ऑफिसर बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि ये इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है एनडीए के एग्जाम में जो आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ मार्क्स देने वाला है, बिना किसी ज्यादा मेहनत के, ताड़ मटोड़ कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना है। ये नहीं करना है कि कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इससे आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होने वाला है। तो टाइम को हमें क्या करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया होगा। पीवाईक्यूज जो है वही होता है मेन कोर किसी भी एग्जाम का, चाहे आप एनडीए की बात करो या अन्य किसी भी एग्जाम की बात कर लो। जो बच्चा पीवाईक्यू नहीं दे रहा है, जिसने पीवाईक्यू नहीं देखा है, वो कुछ भी समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली कैसी चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, ये तो बात हमारी किसकी हो गई, वोकैब सेक्शन। और ये देखा गया, ये क्या है आपका घटता बढ़ता रहता है। यदि ये 45% आया तो हो सकता है ये 50% आ जाए और कुछ पार्ट इसमें से आ जाए, तो ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी देखा गया कि ये भाई 35% ही रह गया ग्रामर का पोर्शन, इस पोर्शन को बढ़ा दिया गया, तो ये यूपीएससी करता रहता है, इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पोर्शन हमारा क्या है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन। ये भी एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपको क्या सिक्योर मार्क मिलते। किससे मिलते कि भाई पैराजंबल जो है इससे आपको 5 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलते। हम सब स्टोरीज पढ़ते, सब कहीं ना कहीं नॉवेल्स पढ़ते, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते। तो क्या होता है पैराजंबल्स, कुछ भी नहीं, सिंपल आपको क्या देखना है, 2-3 लाइन दिए गए होंगे, उनको क्या कर दिया गया है, पहली की जगह तीसरी लाइन, तीसरी की जगह पहली लाइन। आपका बैकग्राउंड अच्छा है, एनडीए की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इजीली आप इसको क्या कर पाएंगे, रीअरेंज कर पाएंगे और आप फ्री के 20 मार्क्स ले पाते। तो कॉम्प्रहेंशन से आप देखेंगे कि पैराजंबल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है। ऐसे पूछता है यूपीएससी इससे कि जैसे भाई ये तो अलग ही लेवल है, जबकि ये बच्चों को क्या दिए जाते हैं, फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं। एक क्या हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, भाई बहुत कम देखने को मिलता है। पैसेज भी क्या है, कम देखने को मिलता है। बेसिकली जो है ये रेयर केस में ही पूछा जाता है, जब क्या हो कि उसे वोकैब का सेक्शन कम करना हो या क्या करना हो, ग्रामर का सेक्शन यूपीएससी को कम करना है, तब इसमें से आपको क्लोज टेस्ट या पैसेज दे देता है। लेकिन बात वही आती
कि सर मान लीजिए यदि एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूं। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। पहले ये पोर्शन खत्म हो गया कि भाई क्लोज टेस्ट है क्या। क्लोज टेस्ट में या तो फिर आपका ग्रामर है, क्या है, ग्रामर है, या फिर क्या है, वोकैब है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये दोनों पोर्शन में आपके कराने वाला हूं कि सर ग्रामर आप करा दोगे, वोकैब आप करा दोगे, ये तो अपने आप हो गया, इसमें तो कुछ मुझे करना ही नहीं पड़ा। PQRS क्या है भाई, टाइम एंड टेंस समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आने लगा, PQRS सॉल्व हो जाएगा, यानी पैरा जंबल सॉल्व हो जाएंगे। एक क्या है, पैसेज। पैसेज तो हम डेली कर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, अनसीन पैसेजेस ही तो हैं, ऐसा तो नहीं कुछ अलग से है, बस क्या है लैंग्वेज बदल सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप समझिए कि आपके सामने जो पेपर आने वाला है उसमें से सारी चीजें क्या है आपने पढ़ रखी, हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। कहीं भी यदि आप समझिए, यदि आप 12th में हैं और इंग्लिश का आप पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको पैसेज आता है, आपको अनसीज पैसेज देखने को मिलता है कंप्रेहेंशन पार्ट का। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ये तो आप समझ लीजिए आपके लिए पीस ऑफ केक हो गया, डेली रूटीन टाइप का हो गया आपका, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना पड़ रहा है। क्लोज टेस्ट जो है मोस्टली नहीं आता है, लेकिन आप फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, आप एकेडमिक में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, वही तो क्लोज टेस्ट है एक्चुअली। PQRS पैराजंबल, आप पैराजंबल के सेंटेंसेस मिलते हैं आपको, यानी कि सारी की सारी चीजें क्या है आपके लिए बिल्कुल इजी है और नई नहीं है। तो ये सारा क्या था, हमारा कंप्लीट सिलेबस था कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तभी जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ये दो चीजें भाई जिसके अंदर नहीं होंगी वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको जुड़ना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ना पड़ेगा कि नहीं सर का लेक्चर आने वाला है, मैं सारे काम अपने छोड़ूंगा, मुझे इस लेक्चर को अटेंड करना है, ऑनलाइन अटेंड करना है, यूट्यूब पे अटेंड करना है, आपको मिल जाएगा, डेली मिलेगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। लक बाई चांस कोई इमरजेंसी हो गई तो एक आध केस ऐसा होगा कि आपको लेक्चर ना मिल पाए, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी एक इमरजेंसी आ गई कि पॉसिबल ही ना हो, अन्यथा मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और विद इन 2 मंथ्स आपका पूरा का पूरा जितना ये कंप्लीट कोर्स है ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, बड़ी प्यारी सी बात है कि भाई अचीव कैसे करेंगे टारगेट। उसके 3 ही नियम हैं जो मैंने ऊपर भी आपको समझाया है। पहला कि कुछ मत करो, इसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, किसी के पास मत जाओ। मैं आपको बोलता जाऊंगा कि पहला हमारा टारगेट होगा कि जो भी हो कि हमारा ग्रामर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सारी चीजें किस पे डिपेंड है, ग्रामर पे। एक बार आपने क्या कर लिया, अपना ग्रामर कंप्लीट कर लिया, पूरा ग्रामर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि ग्रामर आपका कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो। अब आप क्या कीजिए, PYQs देखना स्टार्ट कर दीजिए। PYQs आप सॉल्व कर रहे हैं, PYQ सॉल्व करते करते आपको क्या करना है, एक रफली अपना क्या बना लेना है, नोटबुक बना लेना है। नोटबुक में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए मैंने आपके 3 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए, 3 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद उनमें आपने देखा कि 3 टॉपिक्स का आपको 12 क्वेश्चंस मिल गए। क्या ये 12 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, इनमें कोई गलती तो नहीं हुई? यदि आपका ऐसा हुआ कि इनमें कोई गलती हो गई, इट मींस आपने कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं किया है, लैक ऑफ नॉलेज रहा है। ये मैं आपको विद इन 15 डेज बाद ही बोलने लगूंगा कि अपना आप PYQs देखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें हो गई, फिर क्या, जहां पे गलती है उनको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए उस चीज को कि ये चीजें तो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं भूल रहा हूँ, इसका मतलब ये चीजें क्या थी, थोड़ी टफ थी, मेरे समझ में अच्छे से नहीं आई एक बार में। आप क्या करेंगे, ये चीजें दोबारा देखेंगे और 2 से 3 दिन बाद ये फिर से दोबारा से PYQ देखेंगे आप। क्या, जब तक आप क्या ना पहुंच जाए 100% कि आप कोई भी PYQ आपको पकड़ा दिया जाए, NDA का, UPSC का, आप उस PYQ को क्या कर पाए, आप उसको 100% सॉल्व कर पाए
और एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन तो आपने 50 के 50 सॉल्व कर दिए लेकिन उसमें से रॉन्ग कर दिए कितने 40, 35, 30, तो इससे कुछ नहीं होना है। एक्यूरेसी प्लस राइट, भाई आंसर्स क्या होने चाहिए आपकी, राइट होने चाहिए। 100% एक्यूरेसी किसमें हो, पीवाईक्यू। ग्रामर कंप्लीट आपका क्या हो गया, पीवाईक्यूज क्या हो गए कंप्लीट, आपने देखे और मैंने भी कुछ क्या है सॉल्व करा दिए। उसके बाद फाइनल क्या आता है हमारा मॉक टेस्ट। यही जो चीज है यही साबित होती है हमारे लिए क्या, टर्निंग पॉइंट। हम जितने ज्यादा मॉक देंगे उतने ही अच्छा क्या करेंगे, हम निखरते जाएंगे। रीजन, पीवाईक्यूज क्या है भाई, पूछे गए हैं। इनमें क्या है, हो सकता है मैं भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन करूंगा जो कहां से होंगे, पीवाईक्यूज हो सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट क्या आपके लिए बिल्कुल न्यू है, न्यू है। और यहां से आपको क्या है, आप स्वयं को एवेल्युएट कर पाएंगे कि भाई आपने क्या किया। लास्ट के 20 डेज आपको सिर्फ क्या देना है, मॉक देना है। इतने दिनों में मैं आपका ग्रामर इतना करा दूंगा कि आप ये मॉक्स दे पाएंगे। क्लियर, ये आप मॉक्स देंगे। मॉक्स के बाद क्या करेंगे, आप अपने आप को देखेंगे भाई मैंने क्या किया, 30 मॉक्स दिए हैं। फर्स्ट मॉक्स जो मैंने दिया था उसमें कितनी चीजें मैंने जो पढ़ी उतनी चीजें मेरी क्लियर हुई या नहीं हुई। एक आध चीज नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर, तो मैंने आपको मॉक के बारे में सारी जानकारी दे दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मॉक के लिए कहीं भी नहीं जाना है और मॉक के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिंपली आप यदि मॉक परचेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। या दूसरा क्या कर सकते हैं, हमने क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पिन कर रखा है मॉक का, उस पर डायरेक्ट विजिट करके आप मॉक परचेज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, बेस्ट है कि आप सिंपली क्या है गूगल पे विजिट कीजिए, वहां पे आप सर्च कीजिए www.rankifyacademy.in। फर्स्ट जो आपको पेज खुलेगा उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको क्या दिखेगा, मॉक दिखेगा ऊपर के सेक्शन में। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमने क्या है आपकी सुविधा के लिए कुछ फ्री मॉक्स भी दे रखे और कुछ पेड मॉक्स भी दे रखे। आप पहले क्या कीजिए, फ्री मॉक्स देखिए, उससे क्या है अपना लेवल चेक कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि पेड मॉक परचेज करना चाहते हैं, सिंपली क्या कीजिए, पेड मॉक पे जाइए, नीचे बाई का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से जाके आप बाई कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी समस्या आती तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप जो है डिस्प्ले पे चल रहे हैं कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मॉक डिज़ाइन किए गए हैं ये हमारी बहुत ही जो है डेडिकेटेड टीम है उसके द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। और आप यदि जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें कैसी दिखने वाली, यूपीएससी के पैटर्न की, जिससे क्या है आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। ये सारे मॉक्स जो आपके 30 मॉक्स हैं, इन मॉक्स से बाहर जो है बहुत कम चीजें जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत स्टडी करने के बाद जो है मॉक को बनाया गया है। तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपके पास जो मॉक्स आने वाला है, जो आपको मॉक्स मिलने वाला है, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि यही है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको ऑफिसर बनाएगा। तो आप इजीली जो है मॉक परचेज कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब क्या है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी है, क्योंकि मॉक ही है जो हमें क्या दिला सकता है, सारी चीजों की जानकारी प्रोवाइड करा सकता है। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। ये तो हमारा क्या था, एक सिलेबस था। बेसिकली हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जरूरी है। अब चूंकि ये पूरी जो सीरीज आने वाली है वो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। उसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यहां तक कि मैं बात करूं जो 8 टॉपिक्स आपके हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये हमने सबने पढ़ रखे हैं। क्या है ये, आप लोगों का आंसर आ गया है कि सर ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कि ग्रामर का पहला पोर्शन क्या होता है कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कर लें, हम कवर कर लें।
जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाते हैं, उसके बाद क्या है, कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कि टाइम एंड टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, कंडीशनल क्वेश्चन टैग हो गया, आर्टिकल्स हो गए, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट। यानी कि देखा जाए तो हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि 15 टॉपिक्स जो है ग्रामर सेक्शन में हमें कवर कर लेने। ये सारे जो 15 टॉपिक्स हैं ये कवर होते ही आप समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश में महारत हासिल कर ली, कि भाई एनडीए में कुछ भी आ जाए इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी क्वेश्चन घुमा दे एग्जामिनर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें मैं जो स्टार मार्क कर रहा हूं उनको लिख लीजिए कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आपको देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन। यानी कि यदि आप सीक्वेंस वाइज बात करें, यदि एरर डिटेक्शन आता है, स्पॉटिंग एरर आता है और 5 या 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखेंगे पीवाईक्यूज में भी देखेंगे कि 3 to 4 क्वेश्चंस के हैं ना आपके इसी से बन जाएंगे, ये दो टॉपिक से। यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज है प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये टॉपिक मैं आपको स्टार्टिंग में ही करा दूंगा, जिससे आप मॉक यदि परचेज कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो क्या है आपको क्वेश्चंस बनने लगे। बड़ा बढ़िया बात है सर, सही है। दूसरा क्या है, एक क्या हो गया, आर्टिकल हो गया हमारा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। रीजन क्या है, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन बन सकता है। बच्चा इस पे ध्यान ही नहीं देता कि भाई कहां पे ए लगाना है, कहां पे एन नहीं लगाना है। ये तो इतनी सी बात होती, बच्चा उस पर क्या नहीं करता है, फोकस नहीं करता है। यानी कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते। दूसरा क्या है, टाइम एंड टेंस हो गया। यानी कि ये कुछ 3-4 टॉपिक हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। उसके बाद सारे टॉपिक्स में आपको वन बाय वन करा दूंगा। क्या है, प्रीपोजिशन से भी क्या है, यदि इससे क्वेश्चन आता है तो किस फॉर्म में आता है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है। और देखा गया है कि कितने क्वेश्चंस आए, 10 क्वेश्चन। यानी कि वेटेज बहुत ज्यादा है। 10 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे डायरेक्ट क्या हो गया, 20% आ गया। और 20% कवर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, ग्रामर का सेक्शन है जिसमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। और ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक से कवर कराऊंगा। ये सीरीज ही है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, जिसने इंग्लिश कभी भी नहीं पढ़ी है, जिसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, वो पहले क्या सीखेगा कि एक्चुअली ये ए है क्या। उसके बाद भाई मैं उसे जेड तक ले जाऊंगा, उस लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक ले जाऊंगा कि वो भाई सारी चीजें देखते ही, यदि उसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यदि पैसेज और क्लोज टेस्ट को हटा दिया जाए तो हार्डली क्या लगे उसे 15 मिनट्स, 15 to 20, मैक्सिमम 20 और मिनिमम 50 मिनट्स में वो क्या कर दे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे। इतने में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। यदि टाइम रहा होता 3-4 महीने का तो मैं क्या कहता भाई 15 मिनट्स में ही हो जाए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम, क्योंकि यूपीएससी हमें पर्याप्त समय देता है, तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। चलिए, अब आपने क्या है नोट डाउन कर लिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको खासा ध्यान इन टॉपिक्स पे देना है। जब ये टॉपिक्स होते हैं तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। चलिए, अब बड़ी प्यारी सी बात समझ लेते हैं कि एक्चुअली इंग्लिश क्या है। कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के क्या हो गए, 2 तरीके। एक, हमें बोलना है भाई, कुछ भी बोलने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। हमने यदि गलत बोल लिया तब भी ठीक है, सही बोला तब भी ठीक है। मतलब क्या होता है लैंग्वेज का, कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। भैया समझ में तो हम आ जाएगी, हम बोल देंगे, कुछ भी चीजें समझ में आ जाती, टूटी फूटी इंग्लिश सब बोलते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है, एग्जाम की बात आती है, रिटन की बात आती है, वहां पे क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, फिर उसका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में ही हमें चलना पड़ता है। उस सीक्वेंस को हम तोड़ नहीं सकते। तो बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुई, कि सबसे पहले कौन आया। कि सबसे पहले सर क्या आया, कोई आया लेटर।
लेटर क्या होता है? यदि मैं लेटर की बात करूं तो क्या थे ये? अल्फाबेट थे हमारे, जो हम क्या पढ़ते हैं, ए बी सी डी। यही अल्फाबेट क्या कहलाए इंग्लिश लैंग्वेज में? इनको हमने क्या बोल दिया सर कि ये लेटर्स हैं। पहले क्या आ गया? लेटर्स आ गए। सिंपल हमने क्या बना दिए? लेटर्स बना दिए। उसके बाद क्या किया? इन लेटर्स क्या किया? अरेंज किया। हमने क्या किया? अरेंज किया। लाइक एक वर्ड मैं दे रहा हूं, बाई ओ बी। ये भी क्या है? 3 लेटर्स है। लेकिन हमने क्या किया? इन्हें मीनिंगफुल वे में क्या किया? अरेंज किया, जिससे क्या बना? एक शब्द बना। लाइक इसी से यदि मैं बनाऊं तो मैंने क्या बना दिया? BO बाई। इट मीन्स जब हमने लेटर्स को किसमें अरेंज कर दिया? एक सिस्टमैटिक वे में, और एक क्या बना दिया? नया शब्द बना दिया। तो वो क्या बन गया भाई? वर्ड बन गया। बोले बहुत सही है। पहले अल्फाबेट आए, उन्हें लेटर्स कह दिया, लेटर्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करके हमने क्या? एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। अब मीनिंगफुल वर्ड के बाद हमने क्या किया? फ्रेजेस के पास पहुंचे। भाई फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस सिंपली क्या है कि कोई भी वर्ड या ऐसे कह दीजिए मोर देन 2 वर्ड्स, मोर देन 1 वर्ड्स, जिसका क्या हो? कोई मीनिंग हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना हो। लाइक मैंने लिखा ये बॉय था, इससे पहले क्या लगा दिया? आ बॉय। एक बॉय क्या है? हमें समझ में आ रहा है कोई लड़का, एक लड़का, लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया? उसके बारे में बात। यानी कि फ्रेजेस वो शब्द होंगे जिनमें क्या होगा? मोर देन 1 वर्ड्स होंगे, लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या होगा? कंप्लीटनेस नहीं होगी। उसमें क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिख दिया इन द गार्डन। अब यहां तक तो ठीक है कि गार्डन में, लेकिन क्या हमें क्या करना पड़ेगा? आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। इट मीन्स फ्रेजेस क्या होते हैं जिसमें एक से अधिक वर्ड होंगे, उनका मीनिंग कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। कंप्लीट मीनिंग किसका होता है भाई? जिसमें हमें कोई क्वेश्चन ना करना पड़े। अब मैंने इन द गार्डन लिख दिया, भाई आप पूछोगे भाई कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्यों आया है, मतलब आपका दिमाग में क्वेश्चन है। इसका मतलब सिंपल क्या है? ये क्या हो गई? फ्रेज हो गई। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज क्या है? इसी का क्या है? दूसरा रूप हो गया। क्लॉज भी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्या है? वर्ड्स है, जिसमें क्या होंगे? एक से अधिक शब्द होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा? उनका मीनिंग होगा। कैसा होगा? वो मीनिंगफुल होगा। दूसरा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और क्या होगा? वर्ब होगा। यानी कि यदि मैं लिख दूं द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। तो अब आप समझिए, ये जो मैंने लिखा है द बॉय हु इज प्लेइंग, ये भी एक प्रकार से क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन इसमें क्या है? आप देखिए, द बॉय सब्जेक्ट है, हु इज प्लेइंग इज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। प्लेइंग क्या हो गया हमारा? नॉन फाइनाइट, यानी कि मेन वर्ब हो गया। ये सारी चीजें दी गई। इससे हमें क्लियर भी हो रहा है कि भाई कोई एक लड़का खेल रहा है। यानी क्लॉज क्या हो गया? कि भाई जिसका कंप्लीट मीनिंग बन गया है। लेकिन आपको इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है। रीजन क्या है कि यूपीएससी क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, आपके पीवाईक्यूज में कभी भी देखे नहीं गए। तो इस पे क्या है ना, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन फ्रेज क्या, इडियम फ्रेजेस आती हैं, तो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुई, चाहे लेटर्स हो गया, वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, क्लॉज हो गए, इन सबको क्या किया हमने? एक मीनिंगफुल वे में, एक सिस्टमैटिक वे में क्या कर दिया? बनाया, और उससे हमने क्या बना दिया? एक सेंटेंस। यानी कि यदि आपसे कोई पूछ लेता है तो सेंटेंस क्या है, तो आप सिंपल क्या एक एग्जांपल दे सकते हैं या डेफिनेशन दे सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज सिस्टमैटिकली टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
सिंपल। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, जो ये प्रक्रिया होती है, इसको मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जिस प्रक्रिया के थ्रू हम सेंटेंस को बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई, जरूरी है बोलना। ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ भी लिख दें उसे कुछ सेंटेंस बोल देंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया होगा, वो सारी चीजें हम आगे आपके साथ डिस्कस करें। तो ये हो गया। अब क्या आया था, थोड़ी बात कर लेते हैं किसके ऊपर, लेटर्स के ऊपर। यदि इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो हमें कितने अल्फाबेट मिलते हैं, 26। 26 में क्या है कि भाई हमारे वॉल कितने हैं, 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इन्हीं से क्या बन गया, हमारा वर्ड बन गया, वर्ड से फ्रेज बन गया, फ्रेज से क्लॉज, और क्लॉज से क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ये क्या हो गई, हमारी बेसिक बात हो गई। इससे जो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब किसके पास आ गए हम, वर्ड के पास, कि भाई हमने अल्फाबेट समझ लिया, यानी कि लेटर समझ लिया। अब क्या हुआ, जब इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई तो हमारे पास पहले लेटर्स आ गए। अब उन लेटर से हमने क्या बनाए, वर्ड बनाए। वो वर्ड ही क्या है, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्यों है, क्योंकि इन वर्डों को हमने ऐसे अरेंज किया कि कुछ तो क्या बने भाई, नाउन बन गए। लाइक बॉय बन गया, यानी कि वो शब्द बन गए जो हमें दिख रहे थे, जो स्वयं कोई कार्य कर रहे थे, कोई प्लेस था, स्थान था, तो उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया, नाउन की। तो नाउन क्या हो गया, नाउन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी सीन, सिंपल, या नाउन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और वी कैन से द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। भाई ऐसे शब्द जिनसे क्या है, नाम बनते तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, नाउन बोल दिया। अब क्या था, प्रोनाउन बनाया। नाउन जब बन गया तो हमें किसकी जरूरत पड़ी कि बार बार नाउन को ना बोलें, तो उसी का एक दूसरा रूप वर्ड का क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। कि बॉय एक्चुअली क्या है, बॉय ही क्या है, ही है। यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। वो सारे सारे क्या थे, प्रोनाउन थे। फिर थर्ड पोर्शन क्या था हमारा बच्चों, एडजेक्टिव था, कि नाउन आया, प्रोनाउन आया। अब क्या हुआ कि बच्चा अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमें पता थी। तो उसको क्या करना था, इन लेटर्स को हमें उस बेस में अरेंज करना था कि वो क्या बन जाए, इसके बारे में बात करने लगे। यानी कि क्या बन जाए, कहीं ना कहीं क्वालिफायर बन जाए। इसको क्या कर दे, नाउन और प्रोनाउन को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे। तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये सारे क्या चल रहे हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बने किससे, ये सारे के सारे वर्ड्स को क्या किया गया है, अरेंज किया है, कैटेगराइज किया गया है। नाउन बना दिया, प्रोनाउन बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। अब क्या था, इन्हीं को हमने क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। लाइक इज, एम, आर, प्ले। देखा जाए तो क्या है, लेटर से वर्ड और वर्ड से, ये सारे के सारे वर्ड हैं, लेकिन इनको क्या किया गया है, कैटेगरी में रखा गया कि ये सारे के सारे क्या है, वर्ब है। क्योंकि ये किसी ना किसी किसको दिखा रहे हैं, एक्शन को दिखा रहे हैं, स्टेट को दिखाएंगे, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, वर्ब हो गए। फिर एक पोर्शन क्या बना दिया गया, एडवर्ब का बना दिया गया। कि क्या था, कि मान लीजिए कोई खेलता है। एक तो क्या था, एडजेक्टिव था कि बॉय कैसा था, अच्छा लड़का था। लेकिन ऐसा भी तो हम बोलते हैं कि कोई खेलता है, कैसे खेलता है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता दी गई। तो वो सारे सारे वर्ड क्या बन गए, एडवर्ब बन गए, जिसे किसे क्वालिफाई कर दिया, वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। लाइक ही प्लेस ब्यूटीफुली, वो कैसे खेलता है, ब्यूटीफुली। इट मीन्स यहाँ पे किसकी विशेषता बता दी गई, वर्ब की विशेषता बता दी गई। तो वो भी क्या था, एक वर्ब था। अब क्या आया, एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, सिंपल, कि वो वर्ड जो क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी अन्य शब्द के आगे लग के उनकी क्या है, पोजीशन डिसाइड करने। लाइक ही गोज
ब्लैंक मार्केट। अब मार्केट क्या है हमारा, नाउन है। वर्ब और नाउन को क्या बनाना है, रिलेशन शो करना है। जा रहा है किस तरफ, हमने क्या लगा दिया, टू। तो क्या हो गया, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के उसकी पोजीशन हमने क्या बता दी, डिसाइड कर दी। उसका जाने का काम है, लेकिन किस तरफ है, कहां है, मार्केट की तरफ है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, कंजंक्शन हो गए, सॉरी प्रपोजिशंस हो गए। अब क्या था, कंजंक्शन क्या होता है सर, सिंपल यदि बात किया जाए तो ये क्या है, कनेक्टर है। कि किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना हो, किन्हीं भी दो चीजों की एक साथ बात करनी हो, तो हम किसको लगा देंगे, एक कंजंक्शन लगा देंगे। और सबसे बेसिक कंजंक्शन हमने क्या पढ़ रखा है, एंड। ऐसा होता है ना कि दो लोग किसी काम को कर रहे हैं, पहले एक पर्सन कर रहा, फिर दोबारा एक और जुड़ गया, यानी कि दो ही पर्सन क्या कर रहे हैं, दोनों पर्सन एक ही काम को कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए एक कंजंक्शन चाहिए। ए एंड डी भी क्या है भाई, लेटर्स हैं। उन्हें क्या किया है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया, वर्ड किया गया, लेकिन उसे कैटेगराइज किसमें कर दिया गया कि ये भैया कंजंक्शन का टाइप है। ठीक है। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है, जो क्या दिखाता है, सडन कोई फीलिंग दिखाता है। लाइक आप भाई जा रहे हैं रास्ते में, जाते जाते आपके भाग्य अच्छे हैं, लक्ष्मी देवी आप पे प्रसन्न हो गई माता जी, तो क्या किया, आपको भैया सोने से भरा क्या दे दिया, एक बैग मिल गया। तो आपके अंदर एकदम सडन जो फीलिंग आने वाली, वो क्या बोले, ओह ये क्या है। इट मीन्स इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो सडन फीलिंग होते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, कुछ भी हुआ है, सॉरो, दुख भी हो सकता है, लेकिन सारी सारी क्या होंगी, सडन फीलिंग्स होंगी। तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को किस कैटेगरी में रखा गया, इंटरजेक्शन की, तो वो क्या बन गया हमारा, इंटरजेक्शन का पार्ट बन गया। यानी कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे यही सारे होने वाले हैं, जो वर्ड्स को क्या है, कैटेगराइज किया गया, नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहां तक आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि ऐसा क्यों किया गया कि भाई बॉय को नाउन में ही रखा गया, क्योंकि उसकी क्वालिटीज थी। उस वर्ड की क्वालिटी क्या थी, उसे हम देख पा रहे थे, वो स्वयं में काम कर रहा था, तो वो किस क्वालिटी में था, वो नाउन की कैटेगरी में रखा गया। कि भाई रिप्लेस कर पा रहा था, वो प्रोनाउन था, उसके बारे में बता रहा था। ये सारी चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो थोड़ा सा अब हम आगे और बढ़ते हैं। जो मैंने एक आपको वर्ड लिखाया था, क्या था वो, सिंटैक्स। सिंटैक्स कह लो, या दूसरे भाषा में से मैं सेंटेंस का फॉर्मेशन भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली सिंटैक्स है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड मैंने आपको बता दिए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड सिंटैक्स। एंड बेसिकली सिंटैक्स इज, जब हमने उन वर्डों को अरेंज कर दिया मीनिंगफुल वे में, तो वो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। कि ये सेंटेंस क्या है, मीनिंगफुल है, सारी की सारी चीजें क्या की गई, अरेंज की गई सिस्टमेटिकली, कि मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हूं। मीनिंग ये हो गया बच्चों। तो क्या यही क्यों हुआ कि हमने सबसे पहले आई को ही क्यों लिखा, ये डाउट आएगा कि हमने एम एक बार प्लेइंग ही क्यों लिखा, भाई क्रिकेट क्यों नहीं लिखा। ये सारी चीजें क्यों लिखी गई हैं, वो सारी चीजें हमें कौन बताता है, सिंटैक्स बताता है, जिसमें हमें क्या मिलेंगे, दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, एक सेंटेंस या सिंटैक्स का फॉर्मेशन कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। यानी कि ये जो पूरी बातें लिखी गई हैं, इनमें एक तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया उसका, यानी कि सारी की सारी चीजें इस आई पर ही डिपेंड करती। ये ना हो तो फिर सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बिना सब्जेक्ट के कुछ हो ही नहीं सकता है। बोले बहुत अच्छे।
अब सेंटेंस के अलावा जो कुछ भी उस सेंटेंस में है, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी क्या है, उस सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आती है। किस पार्ट में आती है? प्रेडिकेट। ओके, यानी कि आई को हटा के जितनी चीजें लिखी गई वो सारी की सारी प्रेडिकेट है। अब सिंटैक्स ने क्या बताया कि सबसे पहले भैया सब्जेक्ट को लिख दो, ठीक है। प्रेडिकेट ने क्या बताया कि जब सब्जेक्ट आ गया तो सबसे पहले एक क्या दे दो, फाइनाइट वर्ब दे दो। क्या दे दो? एक फाइनाइट वर्ब दे दो या हेल्पिंग वर्ब दे दो यदि मेन वर्ब दिया गया है, लेकिन मैं क्या लिखता हूं, एक फाइनाइट वर्ब दे दो। फाइनाइट वर्ब मिल गई तो उसके बाद क्या दे दो, कोई एक ऑब्जेक्ट दे दो। ऑब्जेक्ट दे दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जितने भी वर्ड बचे हैं अदर वर्ड्स को लिख दो जैसे रूल्स बताए गए उनके अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, जैसे अब इसी सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, एम क्या होगा, फाइनाइट वर्ब हो गई, प्लेइंग मेन वर्ब हो गई या क्या हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। उसके बाद क्या, अदर वर्ड्स हैं, इन द गार्डन। और यदि मैं लिख दूं तो ये क्या है, ये भैया एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। मैंने ऊपर समझाया कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जिनका क्या है मीनिंग है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते। तो ये चीजें हो गई। तो इससे क्या बन गया, हमारा एक सेंटेंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें कि सब्जेक्ट है क्या। कि कोई सेंटेंस लिख दिया गया है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, अदर वर्ड्स क्या है, ये हम पहचानेंगे कैसे। कि मान लीजिए यदि जंबल्ड सेंटेंस आ गया, उसे हमें क्या करना पड़ा, अरेंज करना पड़ा, तो सबसे पहला डाउट यही है कि हम उसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो समझ लेते हैं, इजी सी बातें हैं। ओके, यहां पे आ जाते हैं कि सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे। एक आपको बेसिक सा क्वेश्चन वर्ड बता रहा हूं जो आपको किसके बारे में जानकारी देता है, सब्जेक्ट के बारे में। कौन सा क्वेश्चन वर्ड है वो, नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन वर्ड का नाम है हु। बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है कि जो भी सेंटेंस लिखा गया है, जो भी पैराग्राफ लिखा गया है, उस पे कमांड कौन कर रहा है, उस वर्ब पे कमांड कौन कर रहा है, उसका आंसर कौन देता है, हु देता है। आपके सामने 3 सेंटेंसेस में लिख करके लाया हूं। पहला सेंटेंस क्या है, अक्षय कुमार इज कमिंग टू मीट मी। बड़ी अच्छी बात है, ये तो सौभाग्य हो जाएगी अक्षय कुमार मिलने आ जाए, फिर तो कुछ बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन हो सकता है यदि आप डटे रहें, मेरे साथ लगे रहें और ऑफिसर बन जाते हैं तो आप अक्षय कुमार से भी मिल लेंगे। ये भी आपका सपना क्या हो जाएगा, हकीकत हो जाएगा। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपको बहुत आगे ले जा सकता है। ऐसे समझ लो भाई, यदि किसी का सपना हो मुझे अक्षय कुमार से ही मिलना है और वो एनडीए की तैयारी कर रहा है, तो ये इस सेंटेंस को वो लिख के रख ले कि ऑफिसर बनने के बाद मेरा सपना क्या है, पूरा हो जाएगा। वैसे तो आम अपन जैसे लोगों की पहुंच है नहीं इतनी कि हम वहां तक पहुंच सकें, लेकिन एक ऑफिसर जो होता है उसकी भाई बहुत पहुंच होती है। वो भाई देश को चला सकता, वो सारी चीजें चलाता है। क्लियर, वो रक्षक है और रक्षक के पास भाई सब जाते हैं, चाहे कोई भी हो उसका सम्मान सब करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, मैंने एक क्वेश्चन इसमें किया, क्या हु, इस अक्षय कुमार की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हु इज कमिंग टू मीट मी। कि भैया मुझसे मिलने कौन आ रहा है। आप सभी का जवाब क्या आया ये बता दो मुझे बस। जवाब आ गया अक्षय कुमार। इट मींस इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या था, अक्षय कुमार था। दूसरे सेंटेंस में भी देख लेते कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस ही की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हु। क्वेश्चन किया
हु इज प्लेइंग क्रिकेट? बताओ आप लोगों का जवाब क्या आया? सभी का कहना है कि सर भाई ही आ रहा है। इट मींस ये हु का जो आंसर दे रहा है यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। बहुत बढ़िया, कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड वाले पर आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। क्या लिखा है? हु नोज अस वेरी वेल, कि भैया हमें बहुत अच्छे से कौन जानता है। अब मैंने क्या बोल दिया? वे जानते हैं। इट मींस किसका जवाब मिल गया हमें? दे का। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया। तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कैसा भी सेंटेंस लिखा हो, कुछ भी लिखा गया हो, यदि उसमें आपको एक वर्ब दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? उसमें एक क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसका कमांडर होगा, उसका रूलर होगा, और वो कौन होगा उसका जवाब कौन देता है? हु। जहां पे भी हु का आंसर मिले, बिना किसी सोचे समझे आप क्या बोल देना? सर यही सब्जेक्ट है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर? जो मोस्ट कंफ्यूजन पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट तो समझ गए कि सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे? भाई क्वेश्चन हम कर देंगे हु वर्ड से, हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। कि सर ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं दो क्वेश्चन वर्ड्स, बड़े अच्छे प्यारे प्यारे। क्या है? पहला क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? दैट इज व्हाट। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? हूं। दोनों के दोनों क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स है। आगे हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे। एक्चुअली ये क्या है? एडवर्ब है, प्रोनाउन है, सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? ग्रामर पोर्शन में पढ़ लेंगे। अभी आप क्या है, इन दो शब्दों को लिख लो। पहला क्या है हमारा? व्हाट, दूसरा क्या है? हूं। अब जब भी आपको व्हाट का आंसर मिल जाए, किसका आंसर मिल जाए? व्हाट का, तो वो ऑब्जेक्ट, पहली चीज आप याद रखना कि वो कैसा होगा? नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। और जो भी ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश की भाषा में, ग्रामर की भाषा में, कि ये इस सेंटेंस का, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी क्वेश्चन, जो भी सेंटेंस व्हाट का जवाब देता है और जो जवाब मिलता है वो उस सेंटेंस का क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? दूसरा पार्ट क्या है? होम। होम में क्या मिलेगा? हमें एक जवाब मिलेगा। किसका मिलेगा? ऑब्जेक्ट का मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑलवेज लिविंग होगा। यानी कि कोई पर्सन की बात की गई होगी तो वो क्या होगा? लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। और जो भी किसका जवाब दे रहा हूं? होम का, वो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑलवेज क्या होगा? आप देखेंगे वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि उसमें क्या दिए गए हैं? एक से अधिक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिए गए, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब सेंटेंसेस की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है ही वॉशेस हिज क्लोथ्स। मैंने क्वेश्चन किया व्हाट डज ही वॉश। भैया वो क्या धोता है? सबका एक ही जवाब आने वाला है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो बोल दे कि हिज क्लोथ्स के अलावा कुछ और बोल दे। कोई नहीं बोलेगा। इट मींस ये क्या था? ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस का। यानी कि रिसीवर ऑफ वर्ब बोलते हैं इसे। यदि कोई पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो सिंपल भाषा में आप बोलेंगे कि द रिसीवर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। क्लियर? दूसरा पॉइंट कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कि भैया पहली चीज व्हाट का आंसर दिया कि भैया ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट की तो बात जब करेंगे जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट दिए गए। क्लियर?
बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, ही कम्स हियर रेगुलरली। अब वही क्वेश्चन किया हमने, व्हाट डज ही कम्स हियर रेगुलरली। कोई सेंस बन रहा है? सर कोई सेंस नहीं बन रहा है, इट मीन्स इसमें व्हाट से हमें आंसर नहीं मिला। थोड़ा होम से देख लेते हैं। होम डज ही कम हियर रेगुलरली, इट मीन्स होम का भी आंसर हमें नहीं मिला। जब इन दोनों चीजों के ही आंसर हमें नहीं मिले, हमें भाई पता ही नहीं पड़ा कि इसमें व्हाट और होम का आंसर क्या है, इट मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट था ही नहीं। यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस था, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं थी। तीसरा सेंटेंस क्या है, ही गेव हिम अ गिफ्ट। अब वही चीज पहले हमने क्या किया, व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट डिड ही गेव हिम। भाई उसने उसे क्या दिया। आंसर सबका एक ही आया कि आ गिफ्ट। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो कि ये जो आ गिफ्ट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट है। क्लियर? सभी का कहना ये है कि सर व्हाट का आंसर दिया है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब कि सर ये तो डायरेक्ट हो गया, अब इसमें ये हिम क्या है? अरे बताया ना, एक वर्ब के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो क्या किया आपने, होम से क्वेश्चन किया, whom डिड ही गेव अ गिफ्ट। जवाब क्या मिला आपको, हिम। इट मीन्स ये गेव एक ऐसा वर्ब है जिसके एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे। तो आ गिफ्ट क्या हो गया, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कोई क्लियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट अब नहीं आएगा। सेंटेंस देखते ही आप बता देंगे सर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी क्या थी, सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। अब थोड़ा सा बेसिक वर्ब हम समझ ले रहे हैं, उसके बाद हम वर्ब पूरा पढ़ेंगे एक बार कि एक्चुअली वर्ब क्या है। सिंपल भाषा में बात करें तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि कोई भी जो वर्ब होगी या तो फिर वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। मैंने बोला था कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब। एक क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? इस पोर्शन का भी हम छोड़ दे रहे हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं। अभी हम क्या समझ लेते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में क्या है, हमारे जो वर्ब्स किसके ऊपर डिपेंड करें, सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर, वो सारी की सारी वर्ब हमारी क्या होंगी, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। लाइक यदि मैं लिख देता हूं इज, एम, आर, was, were, has, have, ये बेसिक हमारे यही बेसिक वर्ब है। had, do, did, does। क्लियर? ये सारी की सारी क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे इनके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, मेन वर्ब लगाना पड़ता है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज डूइंग हिज वर्क। क्लियर? तो वही चीज कि भाई सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा एक फाइनाइट वर्ब हो गया। उसके बाद क्या आ गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया।
तो सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या होना आवश्यक है। क्लियर? एक क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब। यदि इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो वो सेंटेंस कभी भी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आज का वीडियो सेशन जो है हम यहीं तक रखेंगे। ये क्या था? हमारा बेसिक था। तो बेसिक क्या है हमारा? कंप्लीट हो गया। अब जब हम जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसके लिए? एनडीए के एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो पूरा का पूरा आपका किस पे चलेगा? सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर। उसके अलावा हमें और कुछ भी देखना नहीं है। सबसे पहले आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कंप्लीट हमने कोर्स सीख लिया कि भाई एनडीए क्या क्या पूछता है, कैसे उसको हमने अचीव करना है ये सीख लिया, बेसिक ऑफ ग्रामर हमने सीख लिया। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमें डिटेल में पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें 1 by 1 कोचिंग जो है लेना अच्छा लगता है। यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक गिवन है, उस पर आप विजिट करके हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे खास बात हमारे कोचिंग की क्या है वो आप समझिए। हमारा क्या है उद्देश्य, ये है कि जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, हमसे जुड़े हुए सारे के सारे क्या हैं सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए आपको बैच में हम ज़्यादा बच्चे नहीं रखते, जिससे क्या 1 and 1 हम क्या दे सकें, बच्चों पे ध्यान दे सकें। दूसरा, हर सैटरडे उनका क्या होता है? टेस्ट होता है। कंप्लीट उसका क्या होता है? एवेल्युएशन होता है। बच्चे को बताया जाता है कि आपने यहाँ पे गलती की है, इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे। तीसरा, हम क्या है आपके लिए 2 तरीके के मॉक रखते हैं। एक क्या है, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको हम फ्री मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आप क्या है सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और दूसरा, हम आपके लिए पेड मॉक्स भी लाए हैं। यदि आपका एग्जाम क्या है सितंबर 26 में है, या आने वाले नेक्स्ट ईयर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो हमने मॉक्स क्या किए हैं, डिजाइन किए हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सिंपली क्या है वेबसाइट पे विजिट करेंगे, मॉक सेक्शन में जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको फ्री मॉक्स भी मिलेंगे, पेड मॉक्स भी मिलेंगे। आप दोनों मॉक्स को क्या है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या है फ्री मॉक्स दे सकते हैं, या पेड मॉक्स क्या है परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, जो पेड मॉक्स है या फ्री मॉक्स है, दोनों ही हमारी डेडिकेटेड टीम के द्वारा बनाए गए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास के लिए मैं करता हूं टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, बाय बाय।